नमस्कार। टॉक इन हील में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सीरियस मोमेंट्स में हमें हंसी क्यों आ जाती है। मतलब कभी कभी होता है ना, बिल्कुल गंभीर माहौल है या कोई तनाव वाली बात चल रही है और अचानक से हंसी छूट जाती है। ये नर्वस लाफ्टर जिसे कहते हैं, होता तो बहुत कॉमन है, पर अक्सर थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है। हम इस अजीब सी लगने वाली प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये क्यों होता है, इसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण क्या हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है और क्या इसका कोई विकासवादी पहलू भी है। ये सिर्फ एक अजीब आदत नहीं है, इसके पीछे गहरे कारण हैं जो हमारे दिमाग और शरीर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। बिल्कुल। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि हंसी असल में है क्या। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हंसी मतलब मजाक, खुशी, पर ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की प्रतिक्रिया है। इसमें लयबद्ध आवाजें निकलती हैं, हमारे चेहरे की मांसपेशियां काम करती हैं, हमारा डायाफ्राम वो भी हरकत में आता है। हाँ, और ये बात भी काफी सरप्राइजिंग है। जैसा कुछ रिसर्च बताती है कि रोजमर्रा की बातचीत में जो हम हंसते हैं उसमें से ज्यादातर हंसी किसी चुटकुले या मजाक पर नहीं होती। नहीं, मुश्किल से 10-20%। ज्यादातर तो ये एक तरह का क्या कहते हैं, सोशल लुब्रिकेंट है। मतलब लोगों से घुलने मिलने, बॉन्डिंग बनाने का एक तरीका। सही कहा। और हंसी भी अलग अलग तरह की होती है। एक तो होती है वो असली वाली, दिल से निकली खुशी वाली हंसी, स्पॉन्टेनियस लाफ्टर कहते हैं उसे, या ड्यूशेन लाफ्टर। इसमें सिर्फ मुंह ही नहीं, आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी इन्वॉल्व होती हैं। वो आंखों के कोनों पर जो लाइंस बन जाती हैं। हाँ हाँ, समझ गया, क्रिंकल्स। एग्जैक्टली। फिर दूसरी होती है वोलिशनल लाफ्टर, मतलब जानबूझ के की गई हंसी, सामाजिक हंसी। जैसे किसी ने कोई ठीक ठाक सा मजाक किया तो आप थोड़ा हंस दिए, भले अंदर से उतनी हंसी ना आ रही हो। इसमें सिर्फ मुंह की मांसपेशियां ज्यादा एक्टिव होती हैं। ओके। और फिर आती है तीसरी, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, नर्वस लाफ्टर। ये पहली वाले की तरह होती तो अनैच्छिक है, मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, पर ये खुशी में नहीं आती। ये आती है तनाव में, चिंता में, डर में, या जब हम बहुत असहज महसूस कर रहे हों। फील बिल्कुल असली हंसी जैसी होती है, बेकाबू सी, पर इमोशन बिल्कुल अलग होता है। ओके, तो यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये इतना अजीब क्यों लगता है? पहला कारण जो समझ आता है वो है शायद इमोशनल इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब भावनाओं का मेल ना खाना। और शायद इसी से जुड़ा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, एक तरह का मानसिक टकराव। बाहरी सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। मान लीजिए कोई जरूरी मीटिंग चल रही है या किसी के यहाँ गम का माहौल है और अंदर से डर लग रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें शांत, गंभीर रहना है। तो ये जो अंदर और बाहर का मिसमैच है, ये दिमाग में एक कंफ्यूजन, एक टकराव पैदा करता है। और इस टकराव को कम करने के लिए दिमाग कभी-कभी एकदम अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दे देता है, जैसे कि हंसी। ये कुछ ऐसा है जैसे सिस्टम पर लोड ज्यादा पड़ गया और वो हैंग हो गया। इंटरेस्टिंग। मैंने कांट की इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि हंसी तब आती है तब हमारी उम्मीदें या सोच का पैटर्न अचानक टूटता है। और एक बिनाइन वायलेशन थ्योरी भी है जो कहती है कि मजाक तब बनता है जब कोई चीज गलत भी लगे और साथ में हानि रहित भी। तो क्या नर्वस हंसी में दिमाग किसी खतरनाक स्थिति को एक तरह से हानि रहित मानने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कम खतरनाक बनाने की कोशिश? ये एक पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, और ये हमें दूसरे जरूरी साइकोलॉजिकल कारण की तरफ ले जाता है, इमोशनल रेगुलेशन और डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये दिमाग का खुद को बचाने का तरीका है जब इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाएं? हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह का बचाव तंत्र, एक डिफेंस मैकेनिज्म समझ सकते हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंता, डर या मेंटल पेन दे रही हो और हम उस वक्त उससे डील नहीं कर पा रहे, तो दिमाग हंसी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फ्रॉइड की रिलीफ थ्योरी भी कुछ ऐसा ही कहती है कि हंसी जो है वो जमा हुए मानसिक तनाव या नर्वस एनर्जी को बाहर निकालने का एक तरीका है। ओके। और इसका एक फिजिकल बेसिस भी है। हंसी, चाहे वो सच्ची खुशी वाली ना भी हो, वो स्ट्रेस कम करने वाले शारीरिक प्रोसेस शुरू कर सकती है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड अच्छा करते हैं, थोड़ा दर्द कम करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है और हमारा नर्वस सिस्टम जो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है तनाव में, उसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाने में मदद मिलती है।
तो ये एक तरह की ऑटोमेटिक रेगुलेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक तीसरा कारण भी मेंशन किया गया था, कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब मानसिक बोझ। जब दिमाग पर अचानक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या कोई शॉक लगता है, जैसे कोई बुरी खबर सुनना, तो क्या ऐसा होता है कि दिमाग तय नहीं कर पाता कि सही इमोशनल रिएक्शन क्या है और हंसी एक तरह की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है? हाँ, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ऐसे पलों में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, सिचुएशन को समझना, इमोशंस को पहचानना, फिर रिएक्ट करना, हमारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए ओवरलोड हो सकता है। जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, और जब सिस्टम को समझ नहीं आता कि कौन सा रिएक्शन सही है, तो वो एक बहुत बेसिक, ऑलमोस्ट अनैच्छिक रिएक्शन जैसे हंसी उसको ट्रिगर कर देता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पैथोलॉजिकल लाफ्टर होता है, जहां लोग बिना किसी इमोशन के हंसते हैं। नर्वस हंसी उससे अलग है, पर शायद मैकेनिज्म थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है कि इमोशन प्रोसेसिंग वाला सिस्टम कुछ देर के लिए गड़बड़ा जाता है। ये तो हुई साइकोलॉजी की बात, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है न्यूरॉन्स के लेवल पे? हमारे दिमाग में हंसी के लिए एक पूरा नेटवर्क है, एक लाफ्टर सर्किट। इसमें कई हिस्से शामिल हैं, जैसे हमारा सोचने समझने वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये माहौल को समझता है, तय करता है कि क्या रिएक्शन देना है। फिर है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो भावनाओं के टकराव को समझता है। एमिगडाला है, जो खतरे और इमोशंस को प्रोसेस करता है। हाइपोथैलेमस है, जो स्ट्रेस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और दिमाग के बीच में एक हिस्सा है पेरी एक्विडक्टल ग्रे, यानी PAG। ये हंसी के फिजिकल पैटर्न को ट्रिगर करता है। फिर सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स मिलकर उस हंसी वाली क्रिया को करवाते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल हंसी में ये सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन नर्वस हंसी में क्या गड़बड़ हो जाती है? ये सर्किट हाईजैक कैसे हो जाता है? ऐसा लगता है कि नर्वस हंसी में हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है और जो हंसी पैदा करने वाला सिस्टम है, उनके बीच एक तरह की गड़बड़ी या क्रॉस टॉक हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, तो स्ट्रेस के सिग्नल गलती से PAG को एक्टिवेट कर सकते हैं। PAG एक ऐसी जगह है जहां खतरे के सिग्नल भी प्रोसेस होते हैं और सोशल इमोशनल सिग्नल भी। तो हो सकता है कि तनाव के सिग्नल PAG को कंफ्यूज कर दें और वो हंसी वाला मोटर प्रोग्राम शुरू कर दें। यही वजह है कि ये हंसी इतनी बेकाबू, अनैच्छिक सी महसूस होती है। हमारा सोचने वाला दिमाग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शायद समझ रहा हो कि हंसना ठीक नहीं है, लेकिन वो निचले दिमागी हिस्सों से शुरू हुई रिएक्शन को रोक नहीं पाता। और जो दिमाग के केमिकल मैसेंजर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनका क्या रोल है? हाँ, उनका भी रोल हो सकता है। डोपामाइन हंसी और रिवॉर्ड से जुड़ा है, और स्ट्रेस से भी। सेरोटोनिन मूड और सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। एंडोर्फिन हंसी के दौरान रिलीज होते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो इन न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम्स की एक्टिविटी बदल जाती है। ये बदलाव शायद हंसी शुरू होने की जो थ्रेशोल्ड है उसे कम कर देते हैं। मतलब कम स्ट्रेस पर ही हंसी आ सकती है, या फिर इमोशन से रिएक्शन तक के जो नॉर्मल रास्ते हैं उन्हें बदल सकते हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? क्या इस अजीब सी हंसी का कोई विकासवादी कारण, कोई एवोल्यूशनरी रीजन भी है? कोई फायदा जो हमारे पूर्वजों को मिला हो? ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि हंसी शायद इंसानी भाषा से भी पुरानी है। हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे चिंपैंजी, वो भी जब आपस में खेलते हुए लड़ते हैं, जिसे प्ले फाइटिंग कहते हैं, तो हंसी जैसी आवाजें निकालते हैं। वहां उसका मतलब होता है, देखो ये असली लड़ाई नहीं है, हम बस खेल रहे हैं। ये सोशल बॉन्डिंग बनाने और गलती से लड़ाई बढ़ जाने से रोकने का तरीका है। तो क्या नर्वस हंसी इसी का कोई बचा खुचा रूप है? एक तरीका जिससे हम किसी सीरियस या पोटेंशियली खतरनाक सिचुएशन को कम डरावना दिखाने की कोशिश करते हैं, या ये जताने की कि भाई हमारे इरादे नेक हैं, हम खतरा नहीं है? बिल्कुल संभव है। नर्वस हंसी के कई संभावित सोशल सिग्नलिंग फंक्शंस हो सकते हैं जो एवोल्यूशन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक है अपीजमेंट, शांत करना। जैसे जानवर खास इशारे करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो हमला नहीं करेंगे, वैसे ही इंसान शायद नर्वस हंसी से सोशल टेंशन में ये सिग्नल देते हों कि मैं खतरा नहीं हूं, ताकि टकराव टल जाए। दूसरा, सोशल बॉन्डिंग। मुश्किल समय में साथ हंसना, भले ही वो नर्वस हंसी हो, लोगों के बीच जुड़ाव पैदा कर सकता है। जैसे कभी-कभी फ्यूनरल जैसी जगहों पर अजीब सी हंसी आ जाती है। शायद ये मिलकर स्ट्रेस झेलने का एक तरीका है। हाँ, मैंने सुना है ऐसा। फिर स्टेटस मैनेजमेंट,
जब कोई पावरफुल इंसान आपकी आलोचना कर रहा हो तो हंसना शायद उसके गुस्से को कम करने या अपनी कमजोर पोजीशन को स्वीकार करने का एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल तरीका हो सकता है। और इमोशनल कंटेजियन, हंसी फैलती है, तो शायद नर्वस हंसी शुरू करके अनजाने में ही सही हम ग्रुप के कलेक्टिव स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। और सर्वाइवल के नजरिए से तनाव तो सोचने समझने की शक्ति कम कर देता है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन सबको बिगाड़ देता है। अगर हंसी, जैसा हमने डिस्कस किया, फिजिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करती है, कॉर्टिसोल घटाती है, एंडोर्फिन रिलीज करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, तो नर्वस हंसी एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर की तरह काम कर सकती है। ये स्ट्रेस को इतना बढ़ने से रोक सकती है कि हम पूरी तरह फ्रीज हो जाएं। हमारे पूर्वजों के लिए ऐसी एबिलिटी जो उन्हें क्राइसिस में भी थोड़ा बहुत फंक्शनल बनाए रखे, वो जिंदा रहने के लिए एक बड़ा एडवांटेज रही होगी। सही बात है। जो लोग प्रेशर में बिल्कुल जम जाते थे, उनके लिए खतरा ज्यादा था। एग्जैक्टली। बनिस्बत उनके जो किसी तरह अपनी फिजिकल स्टेट को रेगुलेट कर पाते थे, चाहे वो नर्वस हंसी के जरिए ही क्यों ना हो। ये सब तो समझ आता है, पर क्या ये हर जगह, हर कल्चर में एक जैसा है या इसमें भी फर्क होता है? नर्वस हंसी का जो अनुभव है वो तो लगता है यूनिवर्सल है, दुनिया भर में होता है, लेकिन कितनी बार होता है, किन सिचुएशंस में होता है और उसे समाज कितना एक्सेप्ट करता है, ये कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है। यहाँ डिस्प्ले रूल्स का कॉन्सेप्ट आता है। हर कल्चर के अपने अनकहे नियम होते हैं कि कौन से इमोशंस कब, कहाँ और कैसे दिखाना ठीक है। अच्छा। कुछ कल्चर्स में गंभीर मौकों पर हंसी को शायद थोड़ी ज्यादा आसानी से लिया जाता हो, जबकि वेस्टर्न कल्चर्स में इस पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की जा सकती है। जैसे जापानी कल्चर में वाराई का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई तरह की हंसी शामिल है और कुछ फॉर्म सीरियस कॉन्टेक्स्ट में भी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। और इसके सामाजिक नतीजे क्या होते हैं? मतलब जब कोई ऐसी जगह हंस देता है जहाँ नहीं हंसना चाहिए, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? अक्सर तो नेगेटिव रिएक्शन ही मिलता है। लोगों को लग सकता है कि हंसने वाला इनसेंसिटिव है, नॉन प्रोफेशनल है या सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ रहा। इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और शायद और ज्यादा नर्वस हंसी आ सकती है। वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर लोग समझते हैं कि ये हंसी घबराहट की वजह से है, ना कि मजाक उड़ाने के लिए, तो उनकी रिएक्शन सिंपैथेटिक भी हो सकती है। तो कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन बहुत मैटर करते हैं। क्या जेंडर का भी कोई रोल है इसमें? क्या औरतें और मर्द इसे अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं? कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि शायद औरतें मर्दों से ज्यादा नर्वस हंसी का अनुभव करती हैं। इसका कारण बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशल कंडीशनिंग हो सकता है। अक्सर औरतों पर ज्यादा सोशल प्रेशर होता है कि वो मिलनसार रहें, टकराव से बचें, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। ऐसे में नर्वस हंसी स्ट्रेस कम करने या सिचुएशन को शांत करने की एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ज्यादा कॉमन हो सकती है। और डिस्प्ले रूल्स भी अलग हो सकते हैं। अच्छा। मर्दों को शायद सिखाया जाता है कि चिंता या डर छुपाओ, जबकि औरतों को ऐसे नॉन कन्फ्रंटेशनल इमोशनल डिस्प्ले की ज्यादा छूट मिल सकती है। अब थोड़ा इसी क्लिनिकल पहलू पे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम नॉर्मल नर्वस हंसी और पैथोलॉजिकल लाफ्टर में फर्क समझें। पैथोलॉजिकल लाफ्टर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे स्यूडो बुल्बार इफेक्ट या PBA। इसमें लोग बेकाबू होकर हंसते या रोते हैं, जिसका उनकी उस वक्त की असली फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। या फिर जेलास्टिक सीजर्स, जो असल में हंसी के दौरे होते हैं, जिनका कारण दिमाग में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। ये नर्वस हंसी से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनका इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं होता। ओके। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर से इसका क्या कनेक्शन है? जिन्हें पहले से चिंता की प्रॉब्लम है, क्या उनमें ये ज्यादा होता? हाँ, ऐसा हो सकता है। जिन लोगों को सोशल एंग्जाइटी है, उनके लिए सामाजिक स्थितियों में जज किए जाने का डर बहुत ज्यादा होता है, और यही वो सिचुएशंस हैं जहां नर्वस हंसी होने की संभावना भी ज्यादा होती है और उसका सोशल डैमेज भी। तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बोझ बन जाता है। जिन्हें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो लगातार एक हाई अलर्ट स्टेट में रहते हैं, तो उनका सिस्टम पहले से ही स्ट्रेस में होता है और नया स्ट्रेस आने पर नर्वस हंसी जल्दी ट्रिगर हो सकती है। इलाज में फिर आमतौर पर अंडरलाइंग एंग्जाइटी को एड्रेस किया जाता है, जैसे CBT, एक्सपोजर थेरेपी या माइंडफुलनेस टेक्निक्स। ट्रॉमा के कॉन्टेक्स्ट में भी ये देखा जाता है।
लोग अपने दर्दनाक अनुभव बताते हुए हंस पड़ते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये भी होता है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स कभी-कभी अपने पेनफुल एक्सपीरियंस बताते हुए हंस सकते हैं। ये सुनने वाले को लग सकता है कि वो सीरियस नहीं है, पर असल में ये हंसी अक्सर डिसोसिएशन, मतलब उस अनुभव से मानसिक रूप से कट जाना या इमोशनल नंबिंग यानी भावनाओं का सुन पड़ जाना का साइन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना की गंभीरता को कम आंक रहे हैं, बल्कि ये दिखाता है कि ट्रॉमा ने उनकी नॉर्मल इमोशनल प्रोसेसिंग को कितना डिस्टर्ब किया है। तो अगर किसी को इस नर्वस हंसी से बहुत परेशानी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत आती है, तो इसे मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज हैं जो ट्राई की जा सकती हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, ये समझना कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन है, कोई पर्सनल कमी नहीं। इससे शर्म कम होती है जो खुद एक ट्रिगर हो सकती है। सही। फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स, क्योंकि हंसी सांस के पैटर्न से जुड़ी है, तो धीमी गहरी सांसें लेने से इस रिएक्शन को इंटरप्ट किया जा सकता है और शांति मिलती है। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करना, उसे रीफ्रेम करना। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, बॉडी में ओवरऑल टेंशन कम रखना। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना, आसपास की चीज़ों को नोटिस करना, फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान देना, और अगर पॉसिबल हो तो सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाना, खुद को शांत करके वापस आना। और अगर हम किसी और को ऐसी सिचुएशन में हंसते हुए देखें, तो हमें क्या करना चाहिए? रखना कि ये शायद स्ट्रेस का साइन है, डिसरिस्पेक्ट का नहीं। कभी-कभी सिर्फ सिचुएशन के स्ट्रेस को एक्नॉलेज करना, हाँ ये मुश्किल सिचुएशन है, भी सामने वाले की एंजाइटी कम कर सकता है। और अगर आप खुद कभी हंस पड़े तो संक्षेप में क्लैरिफाई कर सकते हैं, जैसे सॉरी मैं नर्वसनेस में हंसती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये फनी लग रहा है। प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए? जब ये हंसी आपकी डेली लाइफ, काम या रिश्तों को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करने लगे या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का कारण बने, तब किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना ज़रूरी हो जाता है। वो रूट कॉज जैसे एंजाइटी, ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करके सही ट्रीटमेंट या टेक्निक सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जो समझा उससे ये तो साफ है कि नर्वस हंसी कोई अजीब सी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिएक्शन है, जिसके पीछे एवोल्यूशनरी, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कई तरह के कारण छिपे हैं। बिल्कुल, ये स्ट्रेस रिलीज करने का, सोशल सिग्नल भेजने का और मुश्किल इमोशंस को मैनेज करने का एक तरीका हो सकता है, चाहे वो हमेशा इफेक्टिव